उत्तराखंड चुनाव 2022 में हम आए हुए हैं मसूरी विधानसभा में। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा उपेंद्र थापी नाम है। क्या चुनौतियाँ लग रही हैं आपको यहाँ पर? कोई चुनौती नहीं है। देश से जो है चुनौती ख़त्म हो चुकी है। इनके भारतीय जनता पार्टी के झूठ पे, फरेब पे, जुमलेबाजी पे कोई चुनौती इस समय नहीं है। रास्ता निष्कंटक है। बस लोगों को, जो सम्मानित जनता है उत्तराखंड की, मसूरी विधानसभा की, उनसे मेरी यही अपील है कि वो जो है ना विकास की ओर देखें, अपने बच्चों के, अपने परिवार की ओर देखें। जो ये भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठी पार्टी से बोलते हैं, जुमले पार्टी बोलते हैं, इससे सावधान रहें। ये आपके बच्चों का भविष्य खराब करेगी। आपको स्थानीय क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर जिनके ऊपर आप लड़ रहे हैं? देखिए, स्थानीय मुद्दे आप ही देखिए। जो हमारी डबल इंजन की सरकार यहाँ पर है, केंद्र में और यहाँ स्टेट में जी, उन्होंने वादा किया था कि हम लोग यहाँ इस उत्तराखंड को जो है सिविटीकरण बना देंगे जी। आप ये देखिए कि यहाँ पे जो विकास के कार्य कांग्रेस छोड़ के गई थी वो वहीं के वहीं है। उसमें कोई भी एक नई उपलब्धि, कोई एक नया, कोई हॉस्पिटल, कोई एक नई चीज़ इनके द्वारा जिससे जनता को लाभ हो सके वो नहीं दी गई। लेकिन बीजेपी का तो कहना है कि यहाँ पे हमने बहुत डेवलपमेंट किया, सारे रोड ऊपर तक पहाड़ों बना दिए। जिस विधानसभा आप खड़े हैं मसूरी विधानसभा में जी, मैं यहाँ के विधायक और यहाँ के मौजूदा मंत्री हैं जी, गणेश जोशी जी। उनका तो दावा है कि वो इस बार हैट्रिक करेंगे। हैट्रिक नहीं, वो 20,000 वोटों से हारेंगे इस बार, रिकॉर्ड मतों से हारेंगे इस बार। आप ये देख लीजिए, क्योंकि अब झूठ चलने वाला नहीं है। वो तो मोदी जी के झूठ के सारे यहाँ तक पहुँचे थे, वो ख़त्म हो चुका है। और उन्होंने इस विधानसभा में जहाँ खड़े, ये शहर का क्षेत्र है, जो कार्य यहाँ पे एनडी तिवारी और जो हरीश रावत जी और जो विजय भोड़ा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री ने करके गए, उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया विकास का कार्य। यहाँ बगल में, यहाँ पे हमारे लगता हुआ एक पर्यटन स्थल है सरदारा, और न्याय पंचायत है सरोड़ा न्याय पंचायत। आप ये देख लीजिए, 2004 में जब वहाँ पे एनडी तिवारी सरकार थी, जो सड़कें हम बना के गए थे, जो एनडी तिवारी जी बना के गए थे, जो खोद के गए थे, वो वैसी की वैसी हैं। उन्होंने नहीं किया। उसके बाद 7 से 12 में बीजेपी सरकार आई, कोई कार्य नहीं करा। फिर हमारी सरकार आई 12 से 17 में, फिर हमने काम को आगे बढ़ाया। लेकिन इन लोगों ने उसके बाद, अभी जब इनकी सरकार आई 17 से 22, वहाँ आप जाके देखें ना क्षेत्र में, एक कोई नई सड़क, कोई पुस्ता, कोई पत्थर। सिर्फ हमारी जो कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं थी, उनका श्रेय, झूठा श्रेय लेने का प्रयास करते हैं। और गणेश जोशी भी उसका श्रेय लेने का, हमने उसका जो है काउंटर भी किया है। और चुनौती भी आपके चैनल के माध्यम से उनको भी, कि सरकार को भी, कि मसूरी विधानसभा बता दें कि उन्होंने कोई कार्य यहाँ पे किया हो जो उनके द्वारा किया गया हो। रोपवे अगर पास की हमारी सरकार ने, एनडी तिवारी सरकार ने, बल्कि इन्होंने उसको रोकने का काम किया। कैसे रोकने का काम किया? बहस कर ले सामने। दूसरा, मसूरी में पार्किंग जो बनाई वो कांग्रेस सरकार ने बनाई। टाउन हॉल बनाया, कांग्रेस सरकार ने बनाया। पेयजल योजना मसूरी के लिए थी बहुत बड़ी, वो जमुना से, अगलाड़ से मसूरी के लिए, वो कांग्रेस ने बनाई। शिविर की लाइन थी, वो कांग्रेस ने बनाई। ये तो उसका आज चालू भी नहीं कर, झूठी इन्होंने उसका शिलान्यास किया, लोकार्पण किया उसका झूठा। अभी योजनाएं पूरी नहीं हुई। तो इनके बारे में कोई कुछ नहीं कहना है। ये झूठे लोग हैं और जनता समझ चुकी है। इन्होंने कहा था रोजगार देंगे, यहाँ पे 6 लाख 5 लाख रोजगार साल के देंगे। कहाँ है रोजगार? आप बता दीजिए। रोजगार खत्म हो रहे हैं, लोग घर बैठे हैं, तो लोगों की बहुत स्थिति खराब है। तो इसलिए मसूरी की जनता समझ चुकी है, उत्तराखंड की जनता समझ चुकी है कि इनको यहाँ से भगाना है। एक पूरे देश में इस समय बहुत बड़ा मुद्दा प्रभावी रहा, किसानों का मुद्दा जी। तो उसका आप उत्तराखंड में क्या असर देखते हैं? देखिए, किसानों का मुद्दा तो है। जो हम यहाँ पे जो बैठे किसान, छोटे किसान हैं, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, सीमांत कृषक, छोटे किसान, जो सब्जी, मतलब पेरिशेबल आइटम जो होते हैं उनका उत्पादन करते हैं, उनका माल भी बरसात के दिनों में आ नहीं पाता। सड़कें टूट जाती हैं क्योंकि इन्होंने बनाई नहीं सड़कें, तो वो सामान भी मंडियों तक पहुँच नहीं पाता। और जो मंडियों में उनको सुविधा मिलती थी, बीज की, ब्याज की, जो भी सुविधा मिलती थी मंडी के आड़ती से, जब मंडियाँ बंद हो गई तो वो लोग बिल्कुल ऐसे हो गए हैंडीक्राफ्ट। जो किसान थे हमारे, जो उनके मंडियों के ऊपर निर्भर थे, तो कहाँ बेचेंगे अपना आइटम? बताइए आप। टूरिज्म के लिए आपको क्या कहना है? क्योंकि देश में जो उत्तराखंड है वो काफ़ी खूबसूरत राज्य है, लेकिन ये टूरिज्म के मामले में पिछड़ा हुआ है और राज्यों की अपेक्षा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, जो प्रधानमंत्री जी भी हमारे यहाँ उत्तराखंड केदारनाथ बाबा, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम आए थे, जहाँ पे हमारे आपदा में 2014 में आपदा आई थी, वो कांग्रेस सरकार ने उसका पूरी तरह से शिलान्यास किया है, पूरा तरह से उसका नवनिर्माण किया है। उसी को आप देख लीजिए, देश में चैनलों पे आप लगा लीजिए, मोदी जी यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने जो है उस जो कांग्रेस के द्वारा निर्माण की गई योजना का, उसका तो प्रचार उन्होंने कहा कि बस मैंने कर दिया, लेकिन सही मायने में सरकार ने इस और ध्यान नहीं दिया।
जो सड़कें थी कि हम जो ये सड़क जो चौड़ीकरण सड़कों का कर रहे हैं, जो सड़क जो बन रही है ना हमारे उत्तराखंड में, ऑल वेदर रोड, उसका नाम बदल दिया। वो काम हमारे कार्यकाल से, हमारी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से है। जब हमारी सरकार थी, देश में सरकार थी हमारी 14 तक, उस समय का उसका नाम ऑल वेदर रख दिया। तो आज तक भी पूर्ण नहीं कर पाई सरकार। तो टूरिज्म पर प्रभाव पड़ा है, टूरिज्म रुका है, और टूरिज्म के रुकने से उत्तराखंड के लोगों का रोजगार में बहुत गिरावट आई है। एक पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड का। लोग सब अधिकतर पहाड़ों को छोड़ के इधर क्षेत्र में आते हैं, और उस वजह से देहरादून और ये बहुत जगह क्राउडेड हो गया है। उसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, पलायन पे हमारी सरकार ने, हरी साहब जी ने, जो पहाड़ का अनाज, मोटा अनाज था, जो पौधा जंगवारे से बोलते हैं, उसके लिए पहाड़ का जो फल था, माल्टा था, उसके लिए यहाँ योजना बनाई थी कि पहाड़ का वहीं पे उत्पाद, वहीं पे उसकी फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, उसकी शराब बने, माल्टा की जो भी जो होता। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। ये नहीं चाहते कि पहाड़ के लोग विकास करें। लेकिन हमने अपनी सरकार को सुझाव देंगे, अभी सरकार बनेगी, गठन होगा, हमने उनको सुझाव दिए भी हैं अभी कि वो घोषणा पत्र में शामिल करें कि जो पहाड़ के जो लोग हैं जो पलायन कर रहे हैं, पलायन करने का कारण ये है कि पहाड़ों में जो खेती होती है, जंगली जानवरों का इतना नुकसान है वहाँ पे कि वो खेती जो है 1 साल तक उसमें मेहनत करता है, और सारा सब कुछ जो है, जो वहाँ के जंगली सुअर, बंदर, भालू सब नुकसान करते हैं। तो मेरा सुझाव ये था, अपनी सरकार को सुझाव लिख के दिया उनको कि आप उसको शामिल करें और उसको जो है अमल में लाएँ कि वहाँ पे जो है जो सीमांत कृषक हमारा चकबंदी हो, उनके चक बने, छोटे छोटे चक बना के, कि छोटी छोटी ज़मीन है सबके पास, किसी 5 बीघे, किसी 10 बीघे, किसी पे 20 बीघा, छोटे किसान, तो उनकी जब घेरबंदी, तारबंदी होगी, उनका नुकसान नहीं होगा। ज़मीन एक जगह होगी तो नुकसान नहीं होगा उनका, और वो खेती करेंगे। दूसरा, इसमें मैंने ये भी सुझाव दिया है कि आप उसमें जो है वहाँ के किसानों को प्रोत्साहित करें कि वो पहाड़ों पर हैं, उनको 5,000 रुपये महीना प्रति किसान को दिया जाए। ये बीजेपी गवर्नमेंट 6,000 रुपये देती है। देखिए, झूठे हैं ये, कहीं झूठे नहीं है। मैं किसान हूँ, मैं अपने गाँव का सबसे बड़ा किसान हूँ, मुझे तो आज तक 1 पैसा नहीं मिला। उनका दावा है, देखिए, दावा ये है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ता की लिस्ट बना के, आप चेक कर लें, उसकी जाँच कर लें, सीबीआई जाँच, उन्होंने अपने कार्यकर्ता की लिस्ट बना के उनको बांटते हो पैसे। अच्छा, वो किसानों को पैसे नहीं आप उन पे इल्जाम लगा रहे हैं? मैं कह रहा, खुला चुनौती है, खुला इल्जाम उनके ऊपर, आपके टीवी के माध्यम से। मैं किसान हूँ, मेरे जिस गांव में सबसे बड़ा किसान हूँ मैं अपने गांव का जी, तो मेरे हमें तो दिया नहीं, मेरे भाइयों को नहीं दिया। हम तो ये जो सरकार है, ये बहुत लोगों को जिस तरह से हिप्नोटाइज करती है, धोखा रखती है ना, धोखा करती है। लेकिन 2017 के चुनाव में यहाँ पे जनता ने उनको प्रचंड बहुमत दिया था, 57 सीटें दी थी, और 2019 का भी अगर निकालें तो लगभग 65 सीटों पे उनकी बढ़त है। तो इसको आप कैसे कम कर पाएंगे? देखिए, ये आपके चैनल बोल रहा है, मोदी मीडिया बोल रहा है। अगर आप नहीं, मैं मोदी मीडिया, तो आप ये बात नहीं कहते। मैं तो आपको बता रहा हूँ जो रिजल्ट है, 57 सीटें नहीं, वो झूठे हैं। 57 सीटें आई हैं सर 2017 में, आई थी ना। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप आज की बात कर रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो 2019 के चुनाव हुए थे तो 65 सीटों पर उनकी बढ़त थी। नहीं थी वो तो। हाँ, तो उसको आप एकदम से कम कैसे कर देंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। वो मोदी जी का बुखार था लोगों के अंदर। हम अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को भी रोक नहीं पाए उस समय। उन्होंने कहा मोदी ने तो बड़े सपने दिखाए, रोजगार 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो वो जो रोजगार का बुखार था वो लोगों में चढ़ा था, उसमें बच्चों पे, नई पीढ़ी पे वो उतर चुका है। ये जुमलेबाजी सरकार, धोखेबाजी सरकार अब चलने वाली नहीं है। वो चीज़ें, उनका ग्राफ 46% था मोदी जी का, आज 22% ग्राफ है देश में उनका। तो कैसे आप बताइए, आप कैसे कह रहे हैं कि आज उनकी सरकार बनेगी? ये गोदी मीडिया बात करती है। अगर आप गोदी मीडिया तो आप दिखाएं इसको। हम कह रहे हैं 60 के लिए 60 हम पार करेंगे, 60 कांग्रेस पार करेगी इस बार। चलिए कोई बात नहीं, 10 तारीख के लिए आप क्या देखते हैं? 60 पार, जीत 60 पार और ये सीट भी जीतेंगे 20,000 वोट से मसूरी विधानसभा। लिख लीजिए आप। उत्तराखंड चुनाव 2022 में आज हम आए हुए हैं हरिद्वार के ज्वालापुर में। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग जो कि मुस्लिम समुदाय के हैं, उनसे आइए कुछ बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी नईम कुरैशी। अच्छा, क्या है यहाँ के स्थानीय मुद्दे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ कि आपका चैनल साफ सुथरी और सच्ची खबरें सुनाता है। इसके लिए आप और आपका चैनल धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। जहाँ तक रही चुनाव की बात, तो ये चुनाव जो हो रहा है, रानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग आते हैं जी, रानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, और इसके बराबर में हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूंसी आ गई, इसके बराबर में ग्रामीण हरिद्वार आ गया। यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या है? यहाँ के स्थानीय मुद्दे स्पष्ट हैं साहब। मैं आपसे निवेदन करूँ कि 5 साल भाजपा की सरकार रही जी। ऐसा नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे भाजपा से कोई नफरत है जी। बहरहाल ये है कि भाजपा ने जो वादे किए 5 साल में,
विकास के, महंगाई के को रोकने के और 200 कुछ लोगों को 2 करोड़ को नौकरी नौजवानों को देने के लिए, लेकिन कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। सिर्फ 3 मुख्यमंत्री बदले गए प्रदेश में आपदा की वजह से पहाड़ से लोग पलायन कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है। आम आदमी को जो सबका साथ सबका विकास था, उसमें कहीं कोई ऐसा मामला नहीं आया कि जिससे कहीं किसी सबका विकास हुआ है। एक तो कोविड ने ही लोगों को तोड़ दिया, उसके बावजूद सेंट्रल सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने ज्वालापुर क्या पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई, चाहे वो तराई के इलाके हों, प्लेन के इलाके हों, पहाड़ के इलाके हों, हर जगह लोग त्रस्त हैं। हर हिंदू मुसलमान भाई ये महसूस कर रहा है कि परिवर्तन होना चाहिए। चूँकि जो सिटिंग एमएलए रहे हैं उन्होंने भी जो है ना अंदरूनी भाजपा में, हालांकि सब पार्टियों में कहीं ना कहीं अंदरूनी नाइत्तफाकी होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोग त्रस्त हो गए। जो है ना डीजल के भाव, पेट्रोल के भाव है जी, रसोई गैस के भाव, सब के सब, इसमें पहले जीएसटी ने, फिर ये इस तरीके से जो है महंगाई ने चंद घरानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, चंद बड़े पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो एक नीति रही है, और हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगना, मैं समझता हूं कि कोई बढ़िया बात नहीं। आज हम मुसलमान हैं और खाली मुसलमान की बात करें, पूरा हिंदुस्तान, पूरा प्रदेश हम लोगों का है। हम चाहते हैं कि सब लोग भाइयों की तरह मिलकर रहें, विकास करें, और ये नफरत की राजनीति, यहाँ पर तो सब मिलके ही रहते हैं, यहाँ पर तो ऐसा कोई सांप्रदायिक दंगा कभी हुआ भी नहीं है। नहीं, भगवान की दया से, खुदाए करम से हमारा शहर, हमारी पंचपुरी, एक तरफ कलियर शरीफ मखदूम पाक साबिर की धरती है, एक तरफ मुकद्दस हमारी हर की पैड़ी है, जहाँ के हिंदू भाई जो है, मैं समझता हूँ हमारी पंचपुरी हरिद्वार के हिंदू भाई जो है ना बधाई के पात्र हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक इसलिए हैं कि उन्होंने हमेशा जो है भाईचारे को बढ़ावा दिया, और सभी जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, आम लोग हैं, कोई इस तरह की बात नहीं हुई जो नफरत की बात हो। लेकिन नेता लोग अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ये जो है ना डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेज़ों का मामला था, उसी तरह से भाजपा ने जो है ना डिवाइड एंड रूल, कहीं 20 और 80, यार भाई आप 80 और 20 की यूपी में बात कर रहे हो योगी जी, आप ये बताओ कि आपने शुरू में इलेक्शन शुरू नहीं हुआ 80-20 का नारा दे दिया, क्यों नफरत फैला? वो तो यूपी की बात है, हम तो उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में क्या समस्याएं लगती हैं आपको? तो उत्तराखंड में विकास की समस्या है साहब, कि विकास जो है ना के बराबर। सड़कें तो बनी हैं काफी, नहीं बनी है, और आप सड़कों की हालत देखना कहाँ टूट रही। हाँ, ये मैंने देखा कि जो मुस्लिम एरिया है वहाँ पर सड़कें बहुत अच्छी नहीं है। दलित तो इसकी वजह ये तो नहीं है कि यहाँ से चूंकि विधायक भाजपा के आते हैं, उन्होंने मुस्लिम जो एरिया है उसका विकास नहीं किया? कभी नहीं साहब, हमारे जो है ना छोटे भाइयों की तरह जो विधायक हैं, हमारे बुजुर्गों के और उनके बुजुर्गों के संबंध रहे, लेकिन कभी विधायक जी ने ये नहीं कहा कि सम्मानित लोगों से मिलकर और एक बड़ा दिल दिखावें कि भाई आपकी समस्याएं क्या हैं, आपके मामला क्या हैं। तो वो तो खाली इस बात पर बैठे हैं कि साहब हमें तो जो है ना हिंदुत्व के नाम पर वोट मिलेगा और हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ आज के जागरूकों को, हिंदू मुसलमानों को, सबको, ज्वालापुर क्षेत्र के, रानीपुर क्षेत्र के, उनको अकल आ रही है। BHL लगा वो कांग्रेस की देन था, आपका सिडकुल लगा वो स्वर्गीय जो है ना जी तिवाड़ी जी की देन था, और अब जो भी मामला हुए 2.5 साल का समय जो है, 5 साल का पिछले कांग्रेस को जो मिला, उसमें 2.5 साल का समय मिला हरीश रावत जी को, उन्होंने आपदा में भी रहकर काम किया। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी तकलीफ की बात है कि प्रतिनिधि जो भी हो, चाहे वो छोटा प्रतिनिधि हो या बड़ा प्रतिनिधि हो, वो सबका प्रतिनिधि कहलाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ पता नहीं तुष्टिकरण की राजनीति क्यों अपनाई जा रही है और क्यों लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करा जा रहा है। सब लोगों का विकास होना चाहिए। हमारे नौजवान, हमारे मुसलमान भाइयों में तो इतने नौजवान पढ़े लिखे भी नहीं जितने हमारे हिंदू भाइयों में हैं, और वो बेचारे नौकरी के लिए जो कोई PhD करो फिर रहा, कोई पोस्ट ग्रेजुएट, कोई ग्रेजुएट, और सब नौकरी के लिए तरस रहे हैं। इस बार तो कांग्रेस का भी जो नारा है 4 धाम 4 काम, तो जब धाम आ जाता है तो मतलब कुछ हिंदू चीज़ों से ही रिलेट कर लेते हैं। तो कांग्रेस भी तो इस समय बीजेपी वाले ही नारे उठा रही है। हाँ, बात ये है कि नारे वो सबके लिए उठा रहे हैं, और बीजेपी में और कांग्रेस में ये फ़र्क है कि कांग्रेस फिरका परस्ती की राजनीति नहीं करती, जातिवाद की राजनीति नहीं करती, वो सबको साथ लेकर चलना चाहती है। और मैं समझता हूँ कि 4 धाम जो है
हमारी क्या कहें, हमारा जो है ये उत्तराखंड जो है जी। वो इसीलिए बना है कि यह देवी देवताओं की नगरी भी है। जो ऊपर के लोग हैं पहाड़, उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए, इसीलिए उत्तराखंड बना। लेकिन आज मैं यह महसूस कर रहा हूँ कि हर आदमी, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, इस डबल इंजन की सरकार में, इस 5 साल के राज्य सरकार में किसी को कोई सुविधा नहीं मिली। जनप्रतिनिधि होने के नाते वो हमारे भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों। और आप दलितों की सड़कें देख लें, वाल्मीकियों की सड़कें देख लें, मुस्लिमों की सड़कें देख लें, आपको जो है ना, आपको टूटी फूटी मिलेंगी, सीवेज लाइन उबलते मिलेंगे और सड़कें टूटी मिलेंगी। सड़क तो किसी दलित या मुस्लिम की नहीं हो सकती, वो तो सबकी होती है। बेशक आप ये कह सकते हैं कि कुछ जो मुस्लिम बस्तियां हैं वहाँ पर उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जितना और जगह का है, बिल्कुल सही ये तो कहा जा सकता है। बाकी सड़क तो सभी चल हाँ, सकती है। ये बात आपकी सही है कि सड़क सबकी है, लेकिन खास तौर से चिन्हित करके उन लोगों को छोड़ा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि भाई तो ये आपका इल्जाम है बीजेपी गवर्नमेंट पे कि उन्होंने जो है मुस्लिम समाज की जो जगह है वहाँ पर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं की, देखी की। जबकि सबका साथ सबके विकास की बात है। ठीक है, यानी सबका साथ सबका विकास यहाँ नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका वैसे? मेरा नाम नाहिद कुरैशी है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा कहना यह है कि यदि ये कहा जाए कि यहाँ के जो मौजूदा विधायक आदेश चौहान जी हैं, जी, उन्होंने मुस्लिमों का कोई विकास नहीं किया और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का विकास किया है, ये बात गलत होगी। अच्छा, ये बात गलत, मतलब आप इनसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो इस मामले में? ये बात गलत इस रूप में होगी कि ये एक ऐसे विधायक है जी, जिन्होंने भाजपा में होने के बाद भी मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं का भी कोई विकास नहीं किया है। अच्छा, इन्होंने दोनों का ही विकास नहीं किया। इन्होंने किसी समुदाय का कोई विकास नहीं किया है, क्योंकि 10 साल ये विधायक रह चुके हैं। जी, 10 साल के अंदर ये जो हमारे नगरी से लगा हुआ है सिडगुल क्षेत्र है, जी, तो सिडगुल क्षेत्र के अंदर इन्हें बड़े बड़े उद्योगपतियों से, बड़े बड़े पूंजीपतियों से इन्हें डील करने से फुर्सत नहीं मिली है। तो ये किसी हिंदू का या किसी मुसलमान का है, किसी का क्या विकास करते हैं? इन्हें किसी की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। इनको तो ये भी पता नहीं है 10 साल विधायक रहने के बाद कि लोगों की ज़मीनी समस्याएं क्या हैं। अभी आपको क्या लगता है यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है इस क्षेत्र की, आपके क्षेत्र की? यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है लोगों की, गरीब तबका रहने वाला है यहाँ का। अभी कोरोना काल से भी लोग बाग उभरे नहीं है, इतना बड़ा कोरोना काल चला है। उस कोरोना काल के अंदर इन्होंने किसी भी हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी को भी आकर के ये नहीं पूछा है कि आपकी क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के रहे हैं, एक दूसरे का साथ दिया है। एक दूसरे के घर के अंदर अगर किसी के यहाँ राशन की समस्या है उसकी पूर्ति की है, किसी को दवाई की समस्या है उसकी पूर्ति की है, और एक दूसरे का साथ दिया है। इन लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं रहा है। अब आज की तारीख में चुनाव आ गए हैं तो ये दर दर घर घर फिर रहे हैं, लोगों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। लोग इनसे पूछ रहे हैं कि जिस समय वोटों की ज़रूरत आपको नहीं थी, हमें आपकी ज़रूरत थी, उस टाइम आप कहाँ थे? तो ये हर जगह से इन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है और अपनी मुखी खा के ये वापस जा रहे हैं। ये विधायक नहीं है, ये तो एक तरीके का ठेकेदार है। और इस आने वाली 10 फरवरी को जनता इस ठेकेदार को यहाँ से हटाने का काम करेगी और किसी सच्चे जनसेवक को लाने का काम करेगी। आप किसको वोट करेंगे? हम तो उसको वोट करेंगे जो जनता की समस्याओं को सुलझाएगा और वो करेगा। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर कौन आपकी आवाज़ सुनेगा? हमें लग रहा है कि 10-15 साल से जो राजवीर चौहान है वो जनता की समस्याओं को, अगर किसी पद पे नहीं भी आसीन थे वो, तो वो सक्षम रहे हैं लोगों की समस्याओं को सुलझाने। अच्छा, अगर उनके हाथ में हम किसी तरह की ताकत दे देंगे तो हमें उम्मीद है कि वो जनता का विकास करें। उत्तराखंड विधानसभा 2022 में आज हम आए हुए हैं झबरेड़ा। यहाँ पर हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अरुण शर्मा। क्या कारण है बीजेपी को वोट करने का? बीजेपी का कारण एक है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अच्छा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम हिंदुस्तान में किए जी, वो किसी प्रधानमंत्री ने आज तक किए नहीं। अच्छा। 70 साल कांग्रेस की राज रहा। आप इनके काम से खुश हैं? हाँ, मैं इनके काम से खुश हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास भट्ट है। जी। और वैसे तो हम गढ़वाल से आते हैं, अब जी। इधर विस्थापित होकर इधर आए हैं। झबरेड़ा में रहते हैं? झबरेड़ा में रहते हैं, कृष्णा नगर हमारी जो है कॉलोनी है, वहाँ रहते हैं। अच्छा, किसको वोट करेंगे आप? वोट तो देखो जी उसको करना चाहिए जो विकास की बात करे। जी, ठीक है ना? नहीं, विकास करे उसको करना चाहिए। हाँ, और विकास में नंबर 1 इस समय पे हमें जो दिखाई देते हैं वो भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई देती है। विकास में, सुरक्षा में,
तो हमें भाजपा भारतीय जनता पार्टी, लोग कहते हैं कि आज पेट्रोल इतना महंगा हो गया जी लेकिन मैं कहता हूँ कि हम भी गाड़ी से चलते हैं। जी पहले हमको रुड़की से अगर हरिद्वार जाना है ना जी तो कई बार 6-6 घंटे जाम में मैं रहा हूँ, मैंने खुद देखा है जाम, वो झेला है आपने, जी ठीक है। तो उस समय पे क्या हमारी दुर्दशा होती थी वो हम जानते हैं। पिछले 15 सालों से ये जो दिल्ली से लेके ऋषिकेश तक का हाईवे था देहरादून जिसने जाना था, जी बन नहीं पा रहा था, जी। सिर्फ खंबे बन के खड़े हुए थे। जी और अब हमने देखा, उसका उद्घाटन अभी निशंक जी ने किया था, हमने देखा था। अब खुद मेरे साथ के मेरे परिवार के लोग खुद बोलते हैं कि ये तो दिल्ली और मुंबई जैसा बन गया हमारा हरिद्वार। आज हम हरिद्वार जाते हैं तो वहाँ दिखाई देता हम देवभूमि में आ गए हैं। चारों तरफ देवभूमि का जलवा है, कहीं ऋषि मुनियों के चित्र लगे हैं, कहीं भगवान देवी देवताओं के लगे हैं, कहीं भोलेनाथ की मूर्ति से धार निकल रही है। तो लगता है कि हम आध्यात्मिक देवभूमि में रह रहे हैं। लेकिन पहले तड़प तड़प के जीना होता था, सड़कों में हम चिलबिला जाते थे गर्मियों में, मई जून में हमने देखा है। आज लोग कहते हैं केदारनाथ की बात ले लो, केदारनाथ का आज दुनिया में जितना नाम है इतना नाम नहीं, पहले वो तो कभी खैर नहीं। नाम पहले भी था। यहाँ की झबरेड़ा की स्थानीय मुद्दे क्या है? स्थानीय मुद्दे यहाँ पर जो हैं, कृष्णा नगर का जो मेन मुद्दा है कि जल की निकासी नहीं हो पाती है। वहाँ पे जी। सड़कें बनी जी। हैं, पहले कच्ची सड़कों में मकान था हमारा, मेरा खुद का मकान कच्ची सड़क पे था। जी देशराज जी के राज में देशराज जी का टिकट क्यों काट दिया बीजेपी ने? वो पार्टी का अपना, मैंने देखा कि भाई वो भाजपा जाने उन्होंने क्यों टिकट काटा उनका। अच्छा, कुछ उनके लोग- काम से आप खुश थे? कुछ लोग नाराज थे उनसे। हम भी बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, हम भी बहुत ज्यादा खुश नहीं, हम भी सोचते थे चेहरा बदलना चाहिए पार्टी को। पार्टी ने जन भावना का ख्याल रखा, एक अच्छे चेहरे को मौका दिया, तो इस करके हम भाजपा के साथ हैं। इसीलिए नहीं, कुछ लोगों का कहना है उन्होंने काम ही नहीं किया इसलिए बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। ऐसा नहीं है, काम बहुत किया, वो उनकी व्यक्तिगत जो स्वभाव था उस वजह से उनका टिकट कटा है। बाकी ऐसा नहीं है कि हमारे देशराज विधायक ने जो है कि काम नहीं किया, काम बहुत किया उन्होंने। जितना विधानसभा में इस बार काम हुआ है, पिछली मैंने देखा विकास योजना में जितना काम हुआ है इस देशराज जी के कार्यकाल में, इतना लोगों को कभी लाभ मिला नहीं। लेकिन उनके व्यक्तिगत कुछ ऐसे थे कि वो लोगों पे व्यक्तिगत लड़ जाते थे, लोगों से व्यक्तिगत लड़ जाते थे। ऐसा हमारे साथ तो नहीं हुआ, हमारे साथ तो विधायक जी का बहुत प्रेम था, बहुत व्यवहार था हमारे साथ तो अच्छा। लेकिन पार्टी का निर्णय है, जो पार्टी ने लिया होगा भाई। हम तो जनता, हम तो वोट भाजपा को देंगे। का सर्वे करने के बाद इस क्षेत्र में जो लोगों का रुझान आया कि उनकी अपनी पर्सनल जो बोलचाल थी वो सही नहीं थी। अच्छा। उसके कारण उनका टिकट कटा। उस बात से नाराज थे लोग, विकास से नाराज नहीं विकास से नाराज थे। नहीं। उनकी जो व्यक्तिगत जो बोलचाल लोगों को कमेंट करना, जी। ये किसी की उस व्यक्तिगत ठेस पहुंचना, उसके कारण उनका टिकट कटा। व्यक्तिगत था उनका, वो विकास बढ़िया किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है। मनीष कुमार। तो आप कुछ कह रहे थे अभी कर्णवाल जी के बारे में? नहीं, कर्णवाल जी जो विधायक थे हमारे, जी। उनका थोड़ा वाणी पे कंट्रोल नहीं था। अच्छा अच्छा। वो थोड़ा किसानों के बारे में अपशब्द बोल दिए, ये ऐसा कुछ जो उन्होंने बोला वो उनको थोड़ा, उस वजह से उनका टिकट काट दिया गया। लेकिन बाकी आपके विरोधियों का बोलना है कि उनका टिकट और वजह से कटा, उन्होंने यहाँ पे कुछ काम ही नहीं किया, किसी से मिलते ही नहीं नहीं थे। देखो, कार्य की जो बात है वो तो उन्होंने जितना उनके पक्ष में था, जितना उन पे हो गया उन्होंने किया। अच्छा, राजपाल जी से क्या उम्मीद है आपको? राजपाल जी सीट निकल लेंगे जरूर। नहीं, सीट तो निकाल लेंगे, उम्मीदें क्या हैं आपको? क्या स्थानीय मुद्दे हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं कर्णवाल जी के देखो, जमाने में या बाबूजी पहले? चौधरी गुरबीर सिंह जी की छत्र छाया में इलेक्शन हो रहा है। अच्छा। और हम तो बाबूजी का समर्थक हैं। चौधरी अच्छा। मानवेंद्र सिंह यहाँ नगर पंचायत के चेयरमैन, अच्छा हम उनके समर्थक हैं। हम खुल के उनके साथ हैं और राजपाल जी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। और ये भाजपा सीट निकाल देगी यहाँ। देखा जाता है झबरेड़ा जो है वो 70-80 गांव जुड़े हुए हैं इसके साथ, बहुत वैसा ग्रामीण क्षेत्र है। तो वहाँ की गांव में तो इस समय किसानों वाला मुद्दा छाया हुआ होगा ना यहाँ नहीं, पर? किसानों के मुद्दे में देखो भाजपा सरकार ने भी बहुत सहयोग किया। जो किसानों की बात थी वो भी मानी है नरेंद्र मोदी जी ने। हाँ, वो लेकिन 15 महीने बाद मानी ना, इसलिए शायद हो सकता है। मान्य तो है वो, देखो किसानों के हित में ही है। मतलब आपके हिसाब से झबरेड़ा का किसान खुश है बीजेपी की? हाँ, किसान खुश है, हम भी किसान हैं। अच्छा। हम भी झबरेड़ा से किसान हैं। हम भाजपा के साथ हैं, हम किसान, हम भी खुश हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च में भाजपा की सरकार बनेगी और चौधरी कुलबीर सिंह जी के नेतृत्व में राजपाल सिंह जी सीट निकल रहे हैं यहाँ से। अच्छा, आपका क्या मानना है? योगेश शर्मा, योगेश शर्मा भैया की सभी, जी भैया की गांव से जी। ये जीतेगी, एक तरफा जीत होगी। अच्छा। राजपाल सिंह जी।
अच्छा, पूरा गांव जाटों का, किसान बहुल्य तो है। जाट तो बहुत नाराज है आजकल। बिल्कुल नाराज नहीं है जी, पूरे जाट में आ और गए। गुज्जर तो साथ है जी। आधी अच्छा। वोट आधा गांव किसान पूरा के साथ फिलहाल बीजेपी में है। लेकिन आप तो ब्राह्मण हो, आप जाटों के बारे में कैसे बोल सकते हो? रहता हूँ ना, सबको बताओ ना, मैं पुरोहित हूँ उनका। अच्छा, आप उनके हाँ, पुरोहित हो, पुरोहित हूँ उनका सबका। तो आप उन्हें मिसगाइड तो नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं, पूजा पाठ में उनका करता हूँ, सब में अच्छा। मेरे साथ हैं, डंडा से डंडा मिला के। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है, जीत होगी निश्चित। चलिए, ये थे झवेड़ा के लोग जिनका मानना था यहाँ से बीजेपी की सीट निकलेगी।